वेलकम टू सीपीजी स्टडी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश को चलाया कैसे जाता है? भारत में शासन व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन तय किया है। यह विभाजन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में होता है: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। इसी व्यवस्था को भारत में फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश का शासन चलाते हैं। आइए अब समझते हैं भारत के संघीय ढांचे को। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है, जहां अलग अलग राज्यों की अपनी संस्कृति, भाषा और प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं। ऐसे देश को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए संविधान ने संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम को अपनाया है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती हैं और दोनों को संविधान द्वारा अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। केंद्र सरकार पूरे देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती है, जबकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के प्रशासन और विकास से जुड़े मामलों को संभालती हैं। इसलिए कहा जाता है कि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो मुख्य रूप से विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के रूप में दिखाई देता है। हालांकि भारत के संघीय ढांचे की एक खास विशेषता यह है कि यहाँ न्यायपालिका एकीकृत होती है। इसका मतलब है कि पूरे देश में एक ही न्यायालय प्रणाली काम करती है, जो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है। इसी व्यवस्था के कारण भारत का संघीय ढांचा संतुलित और प्रभावी तरीके से कार्य करता है। अब सवाल यह आता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस आधार पर काम करते हैं? भारतीय संविधान में इन संबंधों को 3 मुख्य आधारों में विभाजित किया गया है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। सबसे पहले आते हैं विधायी संबंध। यह बताते हैं कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटी गई है। इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में दिए गए हैं। दूसरा आधार है प्रशासनिक संबंध। यह तय करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग करेंगी। इसके प्रावधान भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 में मिलते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण आधार है वित्तीय संबंध। यह बताते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व, कर और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा। इसके नियम संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 में दिए गए हैं। इन तीनों आधारों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, सहयोग और समन्वय बनाए रखा जाता है, जिससे भारत की संघीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर सके। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों के क्षेत्रीय विस्तार की। भारतीय संविधान के अनुसार संसद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में लागू होते हैं। इतना ही नहीं, संसद के पास अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बनाने की भी शक्ति होती है। इसका मतलब है कि संसद ऐसे कानून भी बना सकती है जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर भी लागू हो सकते हैं। दूसरी ओर राज्य विधानमंडल को अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून सामान्यतः उसी राज्य की सीमाओं के भीतर लागू होते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि उस राज्य से पर्याप्त संबंध यानी सफिशिएंट नेक्सस मौजूद हो, तो राज्य का कानून राज्य की सीमाओं के बाहर भी लागू हो सकता है। इस प्रकार संविधान ने संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट क्षेत्रीय विभाजन किया है, ताकि देश की शासन व्यवस्था संतुलित और व्यवस्थित तरीके से चल सके। अब बात करते हैं संसद के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की। हालांकि संसद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान ने कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों की। इन राज्यों के स्वायत्त जिलों में संसद के बनाए गए कानूनों को रोकने या संशोधित करने की शक्ति दी गई है। असम में यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लिए राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ये नियम संसद के बनाए गए कानूनों को संशोधित या निरस्त भी कर सकते हैं।
इसी तरह किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कोई कानून वहां लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। इस प्रकार संविधान ने कुछ विशेष क्षेत्रों की सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संसद की शक्तियों पर कुछ संतुलित प्रतिबंध लगाए हैं। अब बात करते हैं विधायी विषयों के वितरण की, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में निर्धारित किया गया है। संविधान ने कानून बनाने के विषयों को 3 सूचियों में बांटा है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। सबसे पहले आती है संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार। इन विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। दूसरी है राज्य सूची। इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि और स्थानीय सरकार। सामान्य परिस्थितियों में इन विषयों पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। तीसरी है संवर्ती सूची। इस सूची के विषयों पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आपराधिक कानून, विवाह और बिजली जैसे विषय इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों जैसे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार इन तीनों सूचियों के माध्यम से संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया है। अब समझते हैं संघीय सर्वोच्चता का नियम और अवशिष्ट शक्तियों को। भारतीय संघीय व्यवस्था में जब केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव होता है तो सामान्यतः संघीय कानून को सर्वोच्च माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है और उनमें विरोध है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। हालांकि संवर्ती सूची के मामलों में एक विशेष अपवाद भी है। यदि किसी राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो वह उस राज्य में लागू रह सकता है, भले ही केंद्र का कानून मौजूद हो। इसके अलावा संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रावधान है, जो अनुच्छेद 248 में दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां वे विषय होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों में शामिल नहीं होते। ऐसे सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सीधे संसद को दी गई है, जिसमें अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल है। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक टकराव से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि सरकार या आयोग ने भी संघीय सर्वोच्चता के इस सिद्धांत को भारत की संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के पास होता है, लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में संसद को भी इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। सबसे पहले अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 250 के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तीसरी स्थिति अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आती है, जब 2 या अधिक राज्य स्वयं संसद से अनुरोध करते हैं कि वह किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। चौथी स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय समझौते अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करना हो तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और अंत में अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार संविधान ने कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसद को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए हैं। करते हैं प्रशासनिक संबंधों की, जो केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों के विभाजन से जुड़े होते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक विस्तारित होती है जो संघ सूची में आते हैं, यानी जिन विषयों पर संसद कानून बनाती है उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से केंद्र सरकार की होती है। इसके अलावा केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों से उत्पन्न अधिकारों का उपयोग करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। दूसरी ओर राज्य सरकारों की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक सीमित होती है जो राज्य सूची में शामिल हैं, यानी राज्य अपने क्षेत्र के प्रशासन, कानून व्यवस्था और अन्य क्षेत्रीय विषयों को लागू करते हैं। अब बात करते हैं संवर्ती सूची की। इस सूची के विषयों पर कानून तो संसद द्वारा बनाया जा सकता है,
लेकिन सामान्यतः इन कानूनों का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन राज्यों द्वारा ही किया जाता है, जब तक कि संविधान या संसद विशेष रूप से यह अधिकार केंद्र को न दे। इस प्रकार कार्यकारी शक्तियों का यह विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संतुलन और समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वे संविधान और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार राज्यों को कई मामलों में निर्देश जारी कर सकती है, जैसे राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों की सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा, भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े विषय। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन करें। लेकिन यदि कोई राज्य जानबूझकर केंद्र के कार्यकारी निर्देशों का पालन नहीं करता, तो यह स्थिति संविधान के तहत गंभीर मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 365 लागू हो सकता है, जिसमें राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जिसे कभी कभी कोअर्सिव सैंक्शन भी कहा जाता है। इस प्रकार संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय बना रहे और राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बनाए रखने के लिए कार्यों का आपसी प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य को सौंप सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ परिस्थितियों में केंद्र अपने प्रशासनिक कार्यों को राज्यों के माध्यम से भी लागू करवा सकता है। इसी तरह राज्यपाल भी केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंप सकते हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक लचीली और प्रभावी बनती है। इसके अलावा संविधान में विधायी प्रत्यायोजन यानी लेजिस्लेटिव डेलीगेशन का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत संसद कानून बनाकर राज्यों पर कुछ शक्तियां और कर्तव्य लागू कर सकती है, भले ही इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक न हो। हालांकि राज्य विधानमंडल को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इसी प्रकार केंद्र पर शक्तियां या कर्तव्य थोप सके। इस प्रकार कार्यों का यह आपसी प्रत्यायोजन केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत बनाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं। इन अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन ये अधिकारी राज्यों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। इस व्यवस्था में एक विशेष संतुलन देखने को मिलता है। इन सेवाओं पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, जबकि उनका तत्काल नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है। इसी कारण अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत प्रशासनिक कड़ी के रूप में काम करती हैं और पूरे देश में प्रशासन के एक समान मानक को बनाए रखने में मदद करती हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रशासन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए रणनीतिक पदों पर सक्षम सिविल सेवकों की आवश्यकता होती है और अखिल भारतीय सेवाएं पूरे संघ में प्रशासनिक गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान का प्रावधान है और अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, जो राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को और मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं वित्तीय संबंधों की, जिनके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों का आवंटन किया गया है। संविधान के अनुसार कुछ कर केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन्हें संघ सूची में रखा गया है, जिसमें लगभग 13 प्रमुख कर विषय शामिल हैं। इसके अलावा जो कर किसी भी सूची में शामिल नहीं होते, यानी अवशिष्ट कराधान, वह भी संसद के अधिकार में ही आते हैं। दूसरी ओर राज्य सूची में ऐसे कर शामिल होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकारों को कर लगाने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए भूमि राजस्व और शराब पर उत्पाद शुल्क जैसे कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि समवर्ती सूची में सामान्य रूप से कर से संबंधित प्रविष्टियां नहीं होती हैं। हालांकि 2016 के 101वें संविधान संशोधन के बाद जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर लागू किया गया। इस संशोधन ने केंद्र और राज्य दोनों को माल और सेवाओं पर कर लगाने की समवर्ती शक्ति प्रदान की।
इस प्रकार कराधान शक्तियों का यह वितरण केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझते हैं कर राजस्व के वितरण को, यानी केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से मिलने वाली आय किस प्रकार बांटी जाती है। सबसे पहले अनुच्छेद 268 की बात करें। इसके अंतर्गत कुछ कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्य सरकारें वसूलती हैं और इस कर से मिलने वाला पूरा राजस्व राज्यों को ही प्राप्त होता है। इसका एक उदाहरण स्टाम्प शुल्क है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 269। इसके अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार से जुड़े कर केंद्र द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं, लेकिन उनका राजस्व राज्यों को दिया जाता है संसद द्वारा तय सिद्धांतों के अनुसार। फिर आता है अनुच्छेद 269 जो आईजीएसटी से संबंधित है। इसमें कर केंद्र द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन उसका राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है और यह बंटवारा जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर होता है। अंत में अनुच्छेद 270 के अंतर्गत आने वाले अन्य केंद्रीय करों की बात करें तो ये कर केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं, लेकिन इनका राजस्व वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इस प्रकार संविधान ने कर राजस्व के वितरण की एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बना रहे। अब समझते हैं राज्य की कराधान शक्तियों पर लगाए गए कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों को। सबसे पहले बात करते हैं पेशे और रोजगार से जुड़े कर की। राज्य सरकारें इस प्रकार का कर लगा सकती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा प्रतिबंध आयात निर्यात और राज्य के बाहर होने वाले लेन देन से संबंधित है। राज्य सरकारें उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर नहीं लगा सकती जो राज्य की सीमाओं के बाहर या अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हों। तीसरा उदाहरण है बिजली से संबंधित कर। यदि बिजली केंद्र सरकार या रेलवे द्वारा उत्पन्न, उपभोग या बेची जाती है तो उस पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती। इसके अलावा अंतर्राज्यीय नदियों और उनके जल से संबंधित मामलों में भी प्रतिबंध लागू होते हैं। यदि संसद द्वारा कोई प्राधिकरण स्थापित किया गया है तो उस पानी या उससे उत्पन्न बिजली पर कर लगाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। इस प्रकार संविधान ने राज्यों को कर लगाने की शक्ति तो दी है, लेकिन राष्ट्रीय हित और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक सीमाएं भी निर्धारित की हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है, जिसे सहायता अनुदान कहा जाता है। ये अनुदान मुख्य रूप से भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैधानिक अनुदान, जो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिए जाते हैं। ये अनुदान उन राज्यों को प्रदान किए जाते हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की विशेष आवश्यकता होती है। साथ ही इन अनुदानों का उपयोग अक्सर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भी किया जाता है। इन अनुदानों की राशि का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार के अनुदान होते हैं विवेकाधीन अनुदान, जो अनुच्छेद 282 के अंतर्गत दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य या विकास योजना को पूरा करने में राज्यों की सहायता करना होता है। इन अनुदानों की खास बात यह है कि इन्हें देने का निर्णय केंद्र सरकार अपने विवेक से करती है और यह किसी प्रकार का कानूनी दायित्व नहीं होता। इस प्रकार सहायता अनुदानों की यह व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत बनाती है और संतुलित विकास को बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान में राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सुचारू प्रशासन और निष्पक्ष वित्तीय वितरण सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। पहला स्तंभ है वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच साझा कर नीतियों का निर्धारण करती है और जीएसटी से जुड़े निर्णयों में समन्वय स्थापित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व और अनुदानों के निष्पक्ष वितरण की सिफारिश करता है। तीसरा स्तंभ है ऋण लेने की शक्तियां यानी बोरोइंग पावर्स। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के लिए घरेलू तथा विदेशी ऋण लेने के नियम और सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। और चौथा स्तंभ है कर उन्मुक्तियां
यानी टैक्स इम्यूनिटीज। इसके अनुसार केंद्र और राज्य एक दूसरे की संपत्तियों पर कर नहीं लगा सकते, जिससे संघीय संतुलन बना रहता है। इस प्रकार ये चार स्तंभ मिलकर भारत में मजबूत और संतुलित राजकोषीय संघवाद की नींव तैयार करते हैं। अब बात करते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 279 में किया गया है। इस परिषद की स्थापना 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत की गई थी। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त मंच के रूप में कार्य करती है और इसे भारत में सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। जीएसटी परिषद का पहला प्रमुख कार्य है विभिन्न करों का विलय, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के कई अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक ही कर प्रणाली जीएसटी में शामिल करना। दूसरा कार्य है छूट और सीमाओं का निर्धारण। परिषद यह तय करती है कि कौन सी वस्तुएं या सेवाएं जीएसटी से छूट प्राप्त करेंगी और वह टर्नओवर सीमा क्या होगी जिसके नीचे कर लागू नहीं होगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है जीएसटी की दरों का निर्धारण। परिषद विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए न्यूनतम दरों सहित कर की दरें तय करती है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा के समय परिषद अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दर या उपकर सेस लगाने की भी सिफारिश कर सकती है। इस प्रकार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों के बीच कर नीति में समन्वय और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो एक प्रकार का अर्धन्यायिक निकाय यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम यानी नेट प्रोसीड्स का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना। इससे यह तय किया जाता है कि केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त आयोग सहायता अनुदानों यानी ग्रांट्स इन एड के सिद्धांत भी निर्धारित करता है। इन अनुदानों के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को विकास और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वित्त आयोग की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना। यह आयोग अपनी सिफारिशों के माध्यम से राज्यों को यह सुझाव देता है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए। इस प्रकार वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संतुलन और सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान में राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी कारण संसद में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी विधेयक जो राज्यों के हित से जुड़े किसी कर या शुल्क को लगाता है या उसमें परिवर्तन करता है, उसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। दूसरा, यदि कोई विधेयक कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करता है तो उसे भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तीसरा, ऐसा विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों को धन का वितरण किया जाता है, उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। चौथा, यदि केंद्र सरकार किसी कर पर अधिभार यानी सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव लाती है तो उस विधेयक को भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही शुद्ध आगम यानी नेट प्रोसीड्स का भी महत्व होता है। यह कर की कुल प्राप्ति में से संग्रहण की लागत घटाने के बाद बची हुई राशि होती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र की वित्तीय नीतियां राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही लागू हों। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की ऋण लेने की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसे समझने के लिए एक तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार की बात करें। केंद्र सरकार भारत के भीतर और विदेशों से भी ऋण ले सकती है। यह ऋण अक्सर भारत की संचित निधि की गारंटी पर लिया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास यह अधिकार भी होता है कि वह राज्यों को ऋण प्रदान करे या उनके द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी दे सके। अब बात करते हैं राज्य सरकारों की। राज्य सरकारें केवल भारत के भीतर से ही ऋण ले सकती हैं। वे सीधे विदेशों से ऋण नहीं ले सकती। राज्य अपने ऋण राज्य की संचित निधि की गारंटी पर लेते हैं।
लेकिन यदि किसी राज्य पर पहले से केंद्र सरकार का कोई ऋण या गारंटी बकाया हो, तो उस स्थिति में राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकती। इस प्रकार संविधान ने ऋण लेने की शक्तियों का ऐसा ढांचा तैयार किया है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अनुशासन और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच कराधान के टकराव से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया गया है, जिसे अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति यानी टैक्स इम्यूनिटीज कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य रूप से केंद्र और राज्य एक दूसरे की संपत्तियों पर कर नहीं लगा सकते। सबसे पहले केंद्र सरकार की संपत्ति की बात करें। केंद्र की संपत्ति राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के करों से मुक्त होती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कंपनियां या निगम इस छूट के दायरे में नहीं आते। संसद चाहे तो कानून बनाकर इस छूट को हटाने का भी अधिकार रखती है। अब बात करते हैं राज्यों की संपत्ति और आय की। राज्यों की संपत्ति और आय सामान्यतः केंद्रीय करों से मुक्त रहती है, चाहे वह आय संप्रभु कार्यों से हो या वाणिज्यिक गतिविधियों से। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। संसद कानून बनाकर राज्यों के वाणिज्यिक संचालन पर कर लगा सकती है और सीमा शुल्क यानी कस्टम्स तथा उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटीज से राज्यों को पूर्ण छूट प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार कर उन्मुक्तियों का यह सिद्धांत संघीय संतुलन बनाए रखने और कराधान के टकराव से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्य परिस्थितियों में भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित शक्तियों और वित्तीय अधिकारों पर आधारित होता है। इस स्थिति में राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता यानी स्टेट ऑटोनॉमी प्राप्त रहती है। लेकिन जब देश में आपातकाल लागू होता है तो यह संतुलन बदलने लगता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यों को मिलने वाले करों और अनुदानों के वित्तीय हस्तांतरण को कम या अस्थायी रूप से रोक भी सकते हैं। स्थिति और गंभीर हो जाती है वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 में। इस अवस्था में केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करने के निर्देश दे सकती है। इसके साथ ही राज्य के सभी कर्मचारियों, यहां तक कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार आपातकाल के समय राज्य स्वायत्तता धीरे धीरे कम हो जाती है और केंद्र की शक्तियां अधिक मजबूत हो जाती हैं। भारत के संघीय ढांचे में 1967 का वर्ष एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ साबित हुआ। 1967 के आम चुनावों में पहली बार कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में एक नया दौर शुरू हुआ। इसके बाद संघीय व्यवस्था में कई प्रकार के तनाव सामने आने लगे। सबसे पहले राजनीतिक तनाव की बात करें। इसमें राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर विवाद बढ़े। साथ ही कई बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग होने के आरोप भी लगे। दूसरा क्षेत्र था प्रशासनिक और विधायी तनाव। राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस और आईपीएस के नियंत्रण को लेकर भी मतभेद देखने को मिले। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू था वित्तीय तनाव। राज्यों को मिलने वाले वित्तीय आवंटन और संसाधनों के वितरण में भेदभाव के आरोप और योजना आयोग की भूमिका भी कई बार विवाद का कारण बनी। इस प्रकार 1967 के बाद का दौर केंद्र और राज्यों के संबंधों में बढ़ते तनाव और संघीय संतुलन की नई चुनौतियों को दर्शाता है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में भारत के संघीय ढांचे में राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग तेज होने लगी। राज्यों का मानना था कि उन्हें वित्तीय और विधायी शक्तियों में अधिक अधिकार मिलने चाहिए। इस दौर की शुरुआत 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन से हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद की स्थापना और राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश की। इसके बाद 1969 में तमिलनाडु की राजमन्नार समिति ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। इस समिति ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने और अनुच्छेद 356 तथा 357 को हटाने जैसी मांगे उठाईं। फिर 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव सामने आया,
जिसमें केंद्र की शक्तियों को केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा तक सीमित करने और बाकी शक्तियां राज्यों को देने की बात कही गई। अंततः 1977 में पश्चिम बंगाल ज्ञापन ने सुझाव दिया कि संविधान में यूनियन की जगह फेडरल शब्द का प्रयोग हो और केंद्र के कुल राजस्व का 75% राज्यों को दिया जाए। इस प्रकार 1966 से 1977 के बीच का यह दौर राज्यों की बढ़ती स्वायत्तता की मांग और केंद्र राज्य संबंधों में नए विमर्श की शुरुआत को दर्शाता है। केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 1983 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया, जिसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया ने की और इसका कार्य था केंद्र राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा करना। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य था संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखना, ताकि केंद्र मजबूत भी रहे और राज्यों की स्वायत्तता भी सुरक्षित रहे। आयोग का मानना था कि संविधान के मूल ढांचे में बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और कार्यात्मक स्तर पर सुधार करके ही केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। सरकारिया आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मजबूत केंद्र का अर्थ अत्यधिक केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक केंद्रीकरण से केंद्र में शक्ति का दबाव बढ़ता है, जबकि राज्यों की भूमिका कमजोर हो जाती है। इसलिए आयोग ने सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर दिया, जहां केंद्र और राज्य मिलकर प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार सरकारिया आयोग ने भारत के संघीय ढांचे को संतुलित और सहयोगात्मक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ प्रदान किया। सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्यों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुल 247 सिफारिशें दी थीं, जिनमें से लगभग 180 सिफारिशें बाद में लागू भी की गईं। सबसे पहली महत्वपूर्ण सिफारिश थी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना। अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी मंच बनाया जाए, जहां केंद्र और राज्य मिलकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें। इसे बाद में 1990 में स्थापित किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश अनुच्छेद 356 के उपयोग को लेकर थी। आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल अंतिम उपाय यानी लास्ट रिसोर्ट के रूप में और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तीसरी सिफारिश थी अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाने की, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था पूरे देश में प्रभावी और संतुलित बनी रहे। इसके अलावा आयोग ने सुझाव दिया कि अवशिष्ट कराधान शक्तियां संसद के पास रहें और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, जिसे बिना ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। इन सिफारिशों ने भारत के संघीय ढांचे को अधिक संतुलित, सहयोगात्मक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21वीं सदी में बदलती राजनीति और अर्थव्यवस्था को देखते हुए केंद्र राज्य संबंधों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी उद्देश्य से 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी ने की। इस आयोग का लक्ष्य था पिछले 2 दशकों में आए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों को आधुनिक बनाना। पुंछी आयोग ने अपने अध्ययन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया। इनमें सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में केंद्र की भूमिका, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दे शामिल थे। आयोग ने कुल 310 सिफारिशें प्रस्तुत की। इनका मुख्य संदेश था कि भारत की एकता और निरंतर आर्थिक विकास के लिए सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही सबसे व्यावहारिक और प्रभावी मार्ग है। इस प्रकार पुंछी आयोग ने बदलते समय के अनुरूप केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संतुलन और समन्वय को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पुंछी आयोग ने केवल पारंपरिक सिफारिशें ही नहीं दी, बल्कि कुछ नए और आधुनिक विचार भी प्रस्तुत किए, जिन्हें केंद्र राज्य संबंधों को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। सबसे पहला महत्वपूर्ण सुझाव था स्थानीय आपातकाल यानी लोकलाइज्ड इमरजेंसी। आयोग ने सुझाव दिया कि यदि किसी राज्य के केवल एक हिस्से में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, तो पूरे राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने के बजाय केवल प्रभावित क्षेत्र में अनुच्छेद 355 के तहत सीमित हस्तक्षेप किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था राज्यपालों की भूमिका को स्पष्ट और स्वतंत्र बनाना। आयोग ने कहा कि राज्यपालों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए और उन्हें हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से होनी चाहिए, न कि केवल केंद्र सरकार की इच्छा पर।
तीसरा सुझाव था विधायी समय सीमा तय करना। यदि किसी राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो उस पर निर्णय लेने की अधिकतम समय सीमा 6 महीने निर्धारित होनी चाहिए। इन सुझावों का उद्देश्य था संघीय ढांचे को अधिक पारदर्शी, संतुलित और उत्तरदायी बनाना, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और विश्वास को मजबूत किया जा सके। भारत की संघीय व्यवस्था की यात्रा आसान नहीं रही। शुरुआत में यह व्यवस्था एकात्मक प्रभुत्व यानी यूनिटरी डोमिनेंस से प्रभावित थी, जहां केंद्र की शक्तियां अपेक्षाकृत अधिक मजबूत थीं। समय के साथ कई राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय संघर्ष सामने आए, जिन्होंने केंद्र और राज्यों के संबंधों को नई दिशा देने की आवश्यकता को उजागर किया। इन्हीं चुनौतियों को समझने और समाधान खोजने के लिए सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इन आयोगों ने स्पष्ट किया कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में संतुलन, संवाद और सहयोग ही संघीय व्यवस्था की असली ताकत है। आज अंतरराज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल और जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल जैसे संस्थागत मंच केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संवाद के मजबूत उदाहरण बन चुके हैं। इस प्रकार भारतीय संघवाद अब संघर्ष से आगे बढ़कर सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।